हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रॉप का मतलब होता है फसल। जैसे फसल क्या होती है, उसका प्रोडक्शन यानी उसका उत्पाद, उसको उत्पन्न कैसे करते हैं। एंड मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब होता है उसकी देखभाल करना, फिर उसको कहीं स्टोर करके रखना। तो वो सब जो है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो साइंस का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क, ग्रो, remain healthy, and protects the body against various diseases and infections. It can be of plant origin or animal origin. यानी कि फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। खाना एक ऐसा पदार्थ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी काम करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी के लिए हम खाना खाएंगे। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है टू डू वर्क, ग्रो, काम वगैरह करने के लिए। कोई भी काम करना हो एनर्जी तो चाहिएगी ना। रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस एंड इन्फेक्शंस, और काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ने के लिए जो है हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। इट कैन बी ऑफ प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। तो हमें जो फूड है वो दो तरीक़ों से प्राप्त हो सकता है, प्लांट से भी हो सकता है, ठीक है, एंड एनिमल्स से भी हमें जो है फूड प्राप्त हो सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो एनिमल से ही प्राप्त होएगा ना, ठीक है। तो फूड के दो तरीके होते हैं, एक तो प्लांट, ठीक है, एक एनिमल। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कोई भी काम करने के लिए, हमें स्वस्थ रखता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि हम दूसरी बीमारियों से लड़ सकें। और ये हमें दो तरीक़ों से मिल सकता है, प्लांट से और एनिमल से। अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या होता है। जैसे कि हमारे चैप्टर के नेम में है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल का उत्पाद। क्रॉप्स को हम हिंदी में बोलते हैं फसल। बट फसल होती क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ेंगे क्रॉप्स when plant of the same type are grown and cultivated in a field at large scale, it is called a crop, and the pattern of growing such crop is called cropping pattern. मतलब जब सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है, सेम टाइप का मतलब है एक ही तरीके के। जैसे हमारे पास एक छोटा सा खेत है, ठीक है, इसमें हमने उगा दिए वीट्स के पौधे। वीट तो आप जानते ही होगी, गेहूँ। तो वो हमने उगा दिए बहुत सारे, ठीक है। तो सेम टाइप के, एक ही टाइप, सेम टाइप के जो है जब हम पौधों को उगा देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर देते हैं या कल्टीवेटेड उसको उगा देते हैं खेत में, तो वो क्या कहलाती है, क्रॉप कहलाती है। पैटर्न ऑफ ग्रोइंग, जो उगाने का जो पैटर्न होता है कि भाई किस प्रकार उगाते हैं। पहले हमने क्या डाला, बीज डाले, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसकी फसल आई, उसमें खाद वगैरह भी डालनी पड़ेगी। तो जो क्रॉप को उगाने का, ग्रो करने का पैटर्न होता है, उन क्रॉप्स को हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो क्रॉप्स क्या होती है, जब हम सेम टाइप के प्लांट्स को एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगा दे तो वो क्रॉप्स कहलाती है, यानी फसल कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, वीट क्रॉप, जैसे अभी बताया, गेहूं की फसल, पैडी क्रॉप यानी चावल की फसल, एक्सेट्रा आदि। द टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आर, यानी कि खेती करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे हमें बताए गए हैं कि टू टाइप्स की फसल होती है, टू टाइप्स की क्रॉप्स होती है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड है राबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, द क्रॉप दैट आर साउंड इन द रेनी सीजन। साउंड मीन्स उगाना, ग्रो करना। द क्रॉप्स दैट आर साउंड इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स और समर क्रॉप्स। जो फसल, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं, या हम उन्हें समर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। These are sown in June or July and harvested at the end of monsoon season। यानी
ऐसी फसलों को जो रेनी सीजन में जो उगती हैं, ठीक है, तो उनको उगाया कब जाता है? जून से लेकर जुलाई के महीने में उनकी फसल जो है उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जुलाई और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप भी कह सकते हैं, है ना। तो इनको जो है जून और जुलाई के महीने में उगाया जाता है, और मानसून के सीज़न के आखिरी में, मानसून समझते हो जब बारिश वगैरह होती है, तो जब बारिश ख़त्म होने को होती है, बिल्कुल जब सर्दियों का सीज़न आने वाला होता है, तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी इनको जो है निकाल लिया जाता है आगे बेचने के लिए या आगे व्यापार करने के लिए जो है इनको निकाल लिया जाता है। एग्जाम्पल ड्यूरिंग सितंबर, एग्जाम्पल पैडी, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, मिलेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जैसे कि सितंबर के समय पे इनको जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी निकाल लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए खरीफ क्रॉप के जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, वो है पैडी यानी चावल, मेज मक्का, कॉटन रुई, ग्राउंडनट जानते ही होंगे ग्राउंडनट क्या होता है, मूंगफली, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज जैसे कि हो जाता है बाजरा, मक्का भी उसी में आ जाता है। तो जो मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट्स कहा जाता है। तो आया समझ में खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं। इसमें हमें मेन बात ये याद रखनी है कि खरीफ क्रॉप्स वो होती है जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है। कौन से सीजन में? रेनी सीजन में उगाया जाता है, इसलिए उन्हें समर क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका उगाने का समय क्या होता है? जून से जुलाई तक हम इसे उगाते हैं और फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं रेनी सीजन के टाइम पे, यानी सितंबर के टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि बेचने के लिए जो है फसल को काट लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं पैडी यानी राइस, मक्का, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब किस में आ जाते हैं? खरीफ क्रॉप्स में, यानी इन सब को जो है बारिश के मौसम में जो है इनकी फसल काटी जाती है और उगाया कब जाता है? जून या जुलाई में। अब है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन। मेन बातें याद रखेंगे। विंटर सीजन are called rabi crops or winter crops. These are sown during October to November. October to November and harvested by the end of March till April and example wheat, gram, pea, mustard and linseed. कहने का मतलब यह राबी क्रॉप्स वो होती है, ऐसी फसल होती हैं जो विंटर सीजन में क्या की जाती है? हार्वेस्ट की जाती है, ऐसा कहेंगे आप, ठीक है। ये विंटर सीजन में उगाई जाती है, इसलिए हम इन्हें विंटर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, राबी क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। दीज आर सोन ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर। इनको जो है अक्टूबर से नवंबर तक उगाया जाता है जब विंटर सीजन होता है। एंड हार्वेस्टेड बाय द एंड ऑफ मार्च, और इन्हें मार्च के महीने में जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी फसल काट ली जाती है इनकी जब अप्रैल बिल्कुल आने वाला होता है। तो वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब इसकी जो है एग्जाम्पल है। वीट यानी गेहूँ, ग्राम यानी चने जिन्हें हम छोले भी बोलते हैं आम भाषा में। पी यानी कि मटर, मस्टर्ड सरसों। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस एक्टिविटीज और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, यानी फसल को उगाना, फसल की खेती करना, ठीक है। तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब गेहूँ लगा दिया तो वो फसल कहलाएगी। जैसे हम इसमें मछली पालन कर सकते हैं, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। भेड़ पालन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, यानी जब हम किसी फसल को उगाते हैं तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर द्वारा बहुत लंबे समय तक की जाती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबे समय तक की जाती हैं, और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं।
तो इसमें कुछ मेन पॉइंट है। एक है, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को बनाना। देखिए, जब भी हम कोई फसल उगाते हैं, ठीक है, उस फसल को उगाने से पहले ऐसे तो है नहीं कि सीधा वो फसल उग जाएगी। उस फसल को उगाने से सबसे पहले हमें एक ज़मीन चाहिए होती है खाली, ठीक है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं बहुत सारी, फिर मिट्टी को खुरदते हैं, फिर उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है, उन प्रोसेसेस को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब हम मिट्टी की बनावट करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि उसे उपजाऊ बनाते हैं, ताकि उसमें अच्छे से फसल उग सके, ठीक है, वो एबल हो फसल उगाने के लिए। तो है, सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय सोइंग सीड्स बाय टू मेजर मेथड, यानी मिट्टी को तैयार किया जाता है ताकि उसमें बीज बोए जाए। सोइंग सीड्स यानी बीज बोए जाए टू मेजर मेथड्स के द्वारा, यानी दो तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा मिट्टी को तैयार किया जाता है ताकि हम उसमें जो है बीज बो सकें। तो वो टू मेन मेथड कौन से हैं, प्लाइंग एंड लेवलिंग। तो इनको भी पढ़ते हैं कि प्लाइंग एंड लेवलिंग होता क्या है। फर्स्ट है प्लाइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड प्लाइंग और टीलिंग। इट इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो, यानी कि मिट्टी को लूज़ करना। जैसे मिट्टी के क्या होते हैं, बड़े बड़े गट्ठे से बन जाते हैं, ठीक है, उनको तोड़ना, ठीक है, उनको तोड़ के लूज़ कर देना। एंड टर्निंग द सोइल, और फिर उनको जो है दूसरी मिट्टी की तरह बिल्कुल प्लेन कर देना, ठीक है, उसको भी दूसरी मिट्टी की तरह जो है कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है, प्लाइंग या फिर टिलिंग। और ऐसा हम किसके द्वारा करते हैं, प्लो के द्वारा। प्लो यानी कि हल। हल जो हम खेत में चलाते हैं उसके द्वारा जो मिट्टी के गट्ठे होते हैं उनको हम लूज़ करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे दूसरी मिट्टी होती है ना पतली पतली, वैसे। अब है एक और इसमें पॉइंट दिया गया है, इट इज़ बेनिफिशियल एज इट हेल्प्स द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल, ब्रीथ ईजली, रिमूव वेट्स, इट टर्न्स द सॉइल टू इनरिच विद न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसका ये है, इट बेनिफिशियल एज इट हेल्प्स द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर, यानी जब हम हल से मिट्टी को लूज़ करते हैं और उसको फिर सॉइल में जो है टर्न कर देते हैं, बदल देते हैं, तो उससे क्या होता है, इसको फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो होता नहीं, ठीक है। फ़ायदा कैसे होता है पौधे को, ये जो है, जो हम मिट्टी को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं, तो वो जो पौधे के रूट्स है ना उसको हेल्प करता है कि वो मिट्टी के सबसे डीपर पार्ट में जाए। पेनिट्रेट डीपर यानी कि जितना गहराई में हो सके उतना गहराई में जाए। ब्रीथ इजीली, पौधे को आसानी से, पौधे की जो रूट्स है उसको आसानी से हवा मिलती रहे, ठीक है। रिमूव वीड्स, और वीड्स को जो है ये रिमूव कर देता है, यानी वीड्स का मतलब होता है जो आसपास अनयूजुअली, जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसे पौधे जो उगे हुए होते हैं, तो उनको भी जो है रिमूव कर देता है, हटा देता है। और इट टर्न्स द सोइल टू इनरिच इट विद न्यूट्रिएंट्स, और जब हम मिट्टी को टर्न करते हैं ना तो नीचे दबी हुई जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर वाली मिट्टी में भी आ जाते हैं। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्लाइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मिट्टी को लूज़ कर देते हैं, यानी जो मिट्टी के गट्ठे होते हैं उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर उसको टर्न कर देते हैं, दूसरी सोइल की तरह बदल देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाइंग और टिलिंग। और ऐसा हम किसके द्वारा करते हैं, हल के द्वारा। जो खेती हर इंसान होते हैं यानी किसान होते हैं उनके पास होता है हल, जिनके द्वारा वो ऐसा करते हैं। और आजकल तो मशीनें भी चली हुई है, ट्रैक्टर वगैरह। तो ये क्या है, ऐसा अगर हम करते हैं तो वो पौधे के लिए नुकसान नहीं होता, वो उसके लिए फ़ायदा ही करता है। क्या फ़ायदा करता है कि जो पौधे की रूट्स होती है ना वो ऐसा करने से ज़्यादा डीपर जा सकते हैं, यानी ज़्यादा गहराई में जा सकती है, और जो उसकी रूट्स होंगी उसको ब्रीथ करने में, हवा लेने में भी आसानी होएगी। और आसपास में जो वीड्स होते हैं, यानी जिन पौधों की हमें ज़रूरत नहीं होती, उन पौधों को भी वो हटा देंगी। कौन, जब हम मिट्टी को जो है लूज़ और टर्न करेंगे। और जो नीचे दबी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है जो हमारी फसल को अच्छा बनाएंगे, उसको ऊपर ले आते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले आते हैं। कौन, ऐसा करने से, कैसा करने से, लूजनिंग और टर्निंग करने से सोइल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, द प्लग्ड सोइल बिकम लूज। प्लग्ड सोइल अभी बताया था, जब जो मतलब प्लग्ड का मतलब होता है जो हल के द्वारा
जो टर्न की हुई होती है सॉइल, मिट्टी, जब वो लूज हो जाती है यानी कड़ी से वो स्मूथ हो जाती है, कह सकते हैं हम, स्मूथ तो समझते होगे, सॉफ्ट हो जाती है। देयरफॉर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होने से बचाव होता है, यानी मिट्टी जो है वो कट कटने से बचती है। जैसे अब क्या होता है, बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, वो फिर मिट्टी जो है बह जाती है, लेकिन जब हम उसको लूज कर देंगे, उसमें पौधे पाधे लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। द प्लग्ड सोइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन और आयरन लेवलर। आजकल ना लेवलर चले हुए हैं जो मिट्टी को बिल्कुल लेवल तक कर देती है, जैसे ऐसे ऐसे मिट्टी है, ठीक है, जब हम उस पर लेवलर चलाएंगे, इस प्रकार का होता है कुछ वो, तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, यानी कि मिट्टी जो है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो द प्लग्ड सोइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन और आयरन लेवलर। जो प्लग्ड फील्ड होता है, जो प्लग्ड सॉइल होती है, सॉरी, उसको ना हम वुडन और आयरन यानी कि लकड़ी के या लोहे के लेवलर के साथ जो है प्रेस करते हैं, ताकि उसका लेवल जो है सही हो जाए, वो एक समान हो जाए, ठीक है। तो मिट्टी को एक समान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुडन लेवलर का या आयरन लेवलर का, मतलब कि लकड़ी के लेवलर का जो मिट्टी को समतल बनाता है, और या फिर आयरन की लेवलर का। सेकेंड पॉइंट है लेवलिंग आल्सो हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग इरिगेशन। जब हम लेवलिंग करते हैं, यानी कि जब हम एक लेवलर, एक क्या है, मशीन है, ठीक है, तो जब उसके द्वारा हम लेवलिंग करते हैं तो वो हमारी मदद करता है, किस में मदद करता है, इरिगेशन के समय पर जब हम फील्ड में, जब हम खेत में पानी डालते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा समान रूप से हर जगह पे होता है। ऐसा करने से, लेवलिंग करने से, जब भी हम इरिगेशन के समय, इरिगेशन भी यहाँ पे बताया गया है हमको कि भाई जब हम फसलों को समय पर पानी देते हैं तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन के समय पर, पानी देने के समय पर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेवलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पानी देने के समय पर पानी जो है वो अच्छे से हर एक कोने में पहुंचता है, यानी समान रूप से पानी का बंटवारा होता है। इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जो सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवलिंग होता क्या है, लेवलिंग एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है लेवलर, ठीक है। लेवलर एक मशीन है जो क्या करती है, मिट्टी को समतल बनाने का कार्य करती है। मान लो मिट्टी ऐसी ऐसी है तो उसको समतल बनाने का कार्य, प्लेन बनाने का कार्य कौन करता है, लेवलर करता है। और इससे एक हेल्प होती है कि भाई इरिगेशन का मतलब होता है जब भी हम फसल में पानी डालते हैं, तो ऐसा करने से वो पानी जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा समान रूप से हर जगह हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये था एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, जिसमें 2 चीज़ें हमने पढ़ी, प्लाइंग एंड लेवलिंग। प्लाइंग का मतलब क्या होता है, मिट्टी को लूज कर देना और फिर उसको सॉइल में टर्न कर देना। ऐसा हम हल के द्वारा करते हैं और ये मदद ही करता है पौधों की कि उसकी रूट्स जो है ज़्यादा डीपर जा सके, ज़्यादा गहराई में जा सके, आसानी से जो है हवा पास हो सके, वीड्स को जो है रिमूव कर देता है, और जो नीचे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी ऊपर भेज देता है। लेवलिंग पड़ा, एक मशीन होती है लेवलर जिसके द्वारा ये प्रोसेस होता है, चाहे तो वुडन लकड़ी के द्वारा कर लो या फिर लोहे के लेवलर द्वारा कर लो। और इससे सॉइल प्रिवेंट भी होता है, यानी सॉइल मिट्टी के कटाव से बचाव होता है, और पानी जो है पूरे खेत में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता क्या है, द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर डन बाय यूजिंग वेरियस टूल्स, दिस टूल्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। जब भी हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए हम किस अलग अलग प्रकार के जो है मशीनों का, अलग अलग प्रकार के सीड्स का, अलग अलग प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उन टूल्स को हम एग्रीकल्चर
इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो, सब वो तो सोच रहे होंगे कि भाई टूल्स का क्या मतलब होता है। टूल्स का मतलब होता है मशीनी उपकरण। उपकरण बोल सकते हैं हम इसको, जैसे कि हल हो गया, या फिर हमने यहाँ पे देखा था लेवलिंग हो गया। तो उपकरण, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में काम आए, जब हम खेती करें तब काम आए, ऐसे उपकरण क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। यानी खेती करने के हथियार भी कह सकते हैं हम, खेती करने के उपकरण। दिस इंक्लूड्स प्लोस एंड सीड्स ड्रिल कल्टीवेटर। अब इसमें क्या आ जाता है, प्ल यानी कि अभी बताया था हमने हल, एंड सीड्स ड्रिल कल्टीवेटर, और बीजों को जो है उगाने का, ड्रिल करने का कल्टीवेटर, यानी कि ये एक मशीन का नाम है ड्रिल कल्टीवेटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सोइंग। सोइंग का क्या मतलब है, सोइंग का मतलब है उगाना। जब हम किसी भी फसल को उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोइंग द क्रॉप। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द सोइल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बीज को डाल देते हैं, किसमें, बीज को हम मिट्टी में डाल देते हैं, सो एज टू ग्रो अ न्यू क्रॉप प्लांट, ताकि जो है नया फसल का पौधा उग सके। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल। इन्हें जो है पारंपरिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है, जैसे फ्यूनल शेप्ड टूल एंड सीड ड्रिल, मैकेनिकल मेथड ऑफ सोइंग यूजिंग अ ट्रैक्टर। इसमें हमें सिंपल सी बात ये बोली गई, इन्होंने पूछा सोइंग क्या होता है। सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बीजों को मिट्टी में डाल देते हैं ताकि एक नई फसल उगा सकें, और नई फसल उगाने में पारंपरिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पुराने जमाने में जैसे खेती करते थे ना, उस प्रकार से की जाती है। उसमें क्या क्या काम आता है, फ्यूनल शेप्ड टूल, ये एक उपकरण का नाम है, फ्यूनल शेप्ड टूल। और सीड ड्रिल, जिसे आज के ज़माने में हम सीड ड्रिल बोलते हैं, पहले के ज़माने में हम उसको मैकेनिकल मेथड ऑफ सोइंग यूजिंग अ ट्रैक्टर, यानी कि उसको हम जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे। अब ट्रैक्टर के पीछे ही जो है एक मैकेनिकल मेथड बांध करके, यानी मैकेनिकल मेथड से एक उपकरण बांध करके जो है उसे सीड ड्रिल बना दिया गया है, जिससे और भी आसानी होती है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है ऐड करना उसमें, किसमें, मिट्टी में। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होता है वो भी इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे बताया गया है। Some substances are added in the soil to provide nutrient to the plants for the healthy growth. These are called manure and fertilizers. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें मिट्टी में जो है ऐड कर दिया जाता है, मिट्टी में डाल दिया जाता है, पौधों को दे दिया जाता है ताकि उन्हें और भी ज़्यादा न्यूट्रेंट मिले, ठीक है, उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। और इन्हीं को हम मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स ऐसे पदार्थ है, ऐसे सब्सटेंस है जिन्हें हम मिट्टी में डाल देते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, और ताकि जो है पौधे को क्या मिलता रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। अब मैन्यूर में और फर्टिलाइजर्स में फ़र्क क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, मैन्यूर are organic substances derived from the decomposition of plant and animal waste like cow dung, urine, etc. Plant and animal waste are dumped in pits at open places and allowed it to decompose by some microorganisms. यानी कि मैन्यूर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक क्या होता है, खनिज पदार्थ है, ठीक है। खनिज यानी कि जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जो हमें जैसे कि खेत वगैरह है, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो डाले जाते हैं, उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक फसल उगती है। और सड़ जाते हैं अच्छे तरीके से, डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से गल जाते हैं, ठीक है। उससे क्या बनता है, मैन्यूर बनता है। और यहाँ पे बताया गया है जैसे काउ डंग है, गाय का गोबर जिसे हम बोलते हैं, यूराइन है, एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से क्या बनता है, मैन्यूर बनता है। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर डम्प्ड इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब प्लांट और एनिमल जो वेस्ट है, ठीक है, उसे खुले स्थानों में
फिर किसके द्वारा डिकम्पोज होएगा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्या आएंगे? छोटे मोटे जीव आएंगे, उन्हें जैसे धीरे धीरे करके खा जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। गल चुका होता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाता है। आया समझ में? मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक खनिज पदार्थ है जो पौधों या एनिमल के पूरी तरह से मर जाने पर और सड़ जाने पर बनता है। ये काउ डंग, यूराइन से भी बनता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब प्लांट और एनिमल्स वेस्ट को खा लेते हैं, उसको सड़ा देते हैं, तब भी ये बनता है। और ऐसे डिकम्पोज्ड मैटर को ही हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। अब है फर्टिलाइजर्स। क्या होता है? फर्टिलाइजर्स और केमिकल सब्सटेंस। अब देखिए, फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है, जैसे मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी ये फील्ड में बनता है, ये खेत में बनाया जाता है। परंतु जो फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर्स एक केमिकल सब्सटेंस है, इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। वन डिफरेंस हो गया कि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है एंड मैन्योर को फील्ड में बनाया जाता है। विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट में ज़्यादा होता है परंतु ये न्यूट्रिएंट में बहुत थोड़ा होता है। यानी इससे कम न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाया हुआ है फर्टिलाइजर्स, और उन्होंने इसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल ऐड किए होंगे जिससे कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, बट ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूनिया, एमोनियम सल्फेट, पोटैश, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स आ गया समझ में। इतना ही था ये। अब है इरिगेशन। क्या होता है? देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा यहाँ इरिगेशन, ठीक है, कि इरिगेशन करते समय जो है पानी हर जगह बराबर तरीके से पहुंचता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है इरिगेशन। इरिगेशन को अब डिटेल में पढ़ेंगे। इरिगेशन क्या होता है? टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल द फील्ड आर वाटर्ड रेगुलरली, यानी कि ताकि फील्ड में, खेत में जो मिट्टी है वो उसमें पूरी नमी रहे, मॉइस्चर रहे, उसमें रोज रेगुलरली, रोजाना पानी दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये जो प्रोसेस है, रोजाना जो है खेत की मिट्टी को पानी सप्लाई करना, इरिगेशन कहलाता है। यानी रोज रोज रेगुलर इंटरवल पर जब हम उसको पानी देंगे, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? इरिगेशन में आ जाएगा। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जब हम खेत में पानी को देते हैं, मिट्टी को पानी सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं, कुछ साधन हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि घर से बाल्टी भर भर के लेके जाएंगे खेत में डालेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए क्या है? कुछ सोर्सेज है जो खेत के आसपास ही लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया वेल है, कुएं, ट्यूबवेल्स हैं, नलका वगैरह जो होता है, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, तालाब, लेक्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे बताया गया रिवर्स हैं, नदियाँ, डैम्स हैं, कैनल्स हैं। तो ये सब जो है वो पानी के सोर्सेज हैं जिनसे हम इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन के मेथड जो है हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व मोट और पुली सिस्टम, धेखली and chain pump etc. The modern method of irrigation involves sprinkler system and drip system. इसमें हमें बोला है कि जो पारंपरिक जो मेथड होते हैं इरिगेशन के, उसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे पुली सिस्टम है और देखली और चेन पंप, ये सब जो है पुराने ज़माने के हैं। जो पारंपरिक मेथड होते थे पहले खेती करने के लिए, जब पानी डाला जाता था खेत में, तो इन्हीं सब का इस्तेमाल किया जाता था। इन सब की वीडियो मैं आप सबको आखिरी में दिखाऊंगी क्या क्या है। पुली सिस्टम, धेखली और चेन पंप। तो ये जो है पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व, अब जो मॉडर्न मेथड है ना जिसके द्वारा हम खेतों में पानी सप्लाई करते हैं, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये टू सिस्टम है जिनके द्वारा आज के ज़माने में हम
खेतों में पानी सप्लाई करते हैं। जहाँ भी हम फसल उगाते हैं वहाँ पे फसल के आसपास बेवजह कुछ ना कुछ पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं वीड्स। तो हम अपने जो फसल है उनकी प्रोटेक्शन, उनका बचाव वीड से कैसे कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है। While the plants are grown in the field, many small unwanted plants also germinate and grow in the field along with the crop plant। यानी कि जब भी हम किसी पौधे को खेत में ग्रो करते हैं, लगाते हैं, तो कई सारे छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जो बढ़ जाते हैं, बस उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो क्रॉप प्लांट के साथ ही जो है अपने आप उग जाते हैं। दिस अनवांटेड, जिन ऐसे पौधे जिन्हें हम ना चाहते हों, दैट ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे पौधे जिनकी ज़रूरत हमें ना हो फिर भी वो क्रॉप के साथ अपने आप उग जाते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। मैनी मेथड्स आर अडोप्टेड बाय फार्मर्स टू रिमूव दिस वीड्स। इन वीड्स को हटाने के लिए किसान द्वारा कई सारे मेथड जो है अपनाए जाते हैं ताकि इनको यहाँ से हटा सके, एंड टू कंट्रोल देयर ग्रोथ, ताकि वो और ना बढ़ सके। दिस मेथड इंक्लूड टिलिंग यूजिंग होय स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D एंड मैनुअली रिमूविंग देम बाय द हैंड्स। तो ये कौन से हो गए मेथड? ये है होय स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। अब एक केमिकल है, केमिकल का नाम है 2,4-D और वीडिसाइड्स वो होते हैं जो वीड्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने हाथों से उन वीड्स को हटा दें। देखिए जैसे ये मेरा खेत है और इसमें जो है बहुत सारी फसलें उगाई गई हैं, मेरी फसलें ऐसी हैं, पर उसमें कुछ और भी अजीब सी जो है फसल उग जाती है जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम कैसे हटाएंगे? ये वाली जो है जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम वीड्स कहते हैं और इसको हम हटा सकते हैं। एक केमिकल आता है 2,4-D, उसके द्वारा हटा सकते हैं, या फिर हम इन्हें जो है अपने हाथों से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। क्या होता है हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग हमारा शब्द आ चुका है पहले भी। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है हार्वेस्ट करना, वहाँ से चुनना, उस फसल को काटना कह सकते हैं हम, ठीक है। तो पहले भी आ चुके हैं खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स में, जब हमने पढ़ा था कि मानसून के महीने में उनको हार्वेस्ट किया जाता है, मार्च और अप्रैल के पास उनको हार्वेस्ट किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले हार्वेस्टिंग वर्ड, बट अब हम इसका डिटेल में मीनिंग जानेंगे। When crops get matured, they are cut and gathered. This process is called crop harvesting. It occurs in following step. जब क्रॉप जो है मैच्योर्ड हो जाती है, यानी पूरी तरह से बन के तैयार हो जाती है, उन्हें काटा जाता है और इकट्ठा किया जाता है, उस प्रोसेस को ही हम क्रॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं, यानी फसलों का संगठन करना कह सकते हैं। जब हमारी फसल अच्छे से बन के तैयार हो जाती है तो हम उसको काट के जो है इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट ऑक्यूर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। इसको कई तरीकों से किया जाता है, यहाँ पे दिए गए हैं तरीके 3 हमें। पहला है crop is harvested by pulling it out or by cutting it close to the ground. Crop is harvested by pulling it out, यानी कि चाहे तो हम फसल को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फसल लगी हुई है, हाथों के द्वारा उसको चाहे तो बाहर निकाल लो, ठीक है, हाथों के द्वारा हमने क्या है उसको बाहर निकाल लिया, ये आ गया समझ में। और बाय कटिंग इट क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर ग्राउंड में से उसको जो है किसी चीज़ के द्वारा काट दो। इट इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ऐसे काम जो है ना, हार्वेस्टिंग करने के जो काम है वो ज़्यादातर एक मशीन से किए जाते हैं जिसका नाम है हार्वेस्टर, और सिकल से भी कर सकते हैं। सिकल कुछ इस प्रकार का होता है, खंजर जैसा होता है वो, इसको हम सिकल बोलते हैं। और हार्वेस्टर भी एक मशीन है जिसके द्वारा हम जो है फसल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर द ग्रेन सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। चाफ एक ये भी मशीन है चाफ,
तो जब हम इसके द्वारा ग्रेन सीड्स को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, और ऐसा हम जो है एक मशीन के द्वारा करते हैं जिसे हम कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। देखिए, जब हम एक चाफ है मशीन, उसके द्वारा ग्रेन सीड्स को फैला देते हैं सारी जगह, इस प्रोसेस को तो हम थ्रेशिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस जिसके द्वारा होता है ना, ठीक है, जिसके द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है, उस मशीन को हम बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन का मतलब है उसमें हार्वेस्टर भी आ गया जो फसल को निकालता है, और थ्रेशर भी आ गया जो है बीज फैलाता है। यानी वो एक फसल तो निकालते हैं, एक फसल ये उगी पड़ी है, और ये थ्रेशर है, और ये क्या है, हार्वेस्टर है। तो इससे क्या करेंगे, इससे वो फसल को निकाल लेंगे, पुरानी फसल निकाल लेंगे, एक फसल निकालेगा, एक बीज डालता जाएगा नई फसल की, एक फसल निकालेगा, एक फिर नई बीज डालता जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है। देन द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। जब वो ग्रेन्स डाले जाते हैं, जो बीज है, नए बीज जो अलग अलग करके चाफ के द्वारा डाले जाते हैं, वो किस प्रोसेस के द्वारा होते हैं, विनोइंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, तो स्टोरेज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए केवल इतना ही। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने कुल 7 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। 8th पॉइंट और एक और है 9th पॉइंट, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शायद हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं।